ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में 3 टॉपिक आते हैं विच इज एंटीप्लेटलेट ड्रग, एंटीकोएगुलेंट एंड फिब्रोलाइटिक्स। फिब्रोलाइटिक्स एंड एंटीकोएगुलेंट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी इस लेक्चर में एंटीप्लेटलेट ड्रग है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीप्लेटलेट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है उसके सब टाइप्स, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड द सेपरेट टॉपिक है एंटीप्लेटलेट ड्रग के अलावा एक सेपरेट टॉपिक जो इसमें कवर करा है मैंने विच इज प्रोप्लेटलेट ड्रग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम टू मेडिफाई। सो लेट्स स्टार्ट फार्माकोलॉजी। आज हम शुरू करने वाले एक नई यूनिट विच इज हेमेटोलॉजी। सो आज हम हेमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? हेमेटोलॉजी में पढ़ना शुरू करेंगे विथ फर्स्ट टॉपिक इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर। टॉपिक, so let's start with a normal bleeding disorder or a general introduction about hematology of pharma। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं बात करते हैं। तो जो भी ऐसी चीजें जो कोएगुलेशन, प्लेटलेट या जैसे कि अपन आगे पढ़ेंगे प्रोप्लेटलेट ड्रग किसके लिए, डेंगू के लिए, तो जो भी ब्लड से रिलेटेड चीजें हैं वो सारे अपन हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी अपन देखते हैं कि जो कोएगुलेशन प्रोसेस है उसमें क्या रोल प्ले करती है तुम्हारी एंटीकोएगुलेंट या एंटीप्लेटलेट ड्रग। ठीक है, तो देखो ये मैंने एंडोथेलियम को डैमेज करके रखा है यहाँ पे। ये यहाँ वेसल वाले पूरी तुम्हारी वेसल है और मैंने यहाँ पे तुम्हारे एंडोथेलियम को डैमेज करके रखा है। अब जैसे यहाँ पे एंडोथेलियम डैमेज होगी, डैमेज एंडोथेलियम से क्या निकलेगा, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर निकलेगा और बहुत सारे फैक्टर्स देख लेंगे जो कि कहाँ जाके एक्ट करेंगे, जो कि इस प्लेटलेट पे जाएंगे। अब इस प्लेटलेट को जूम करो, यहाँ पे देखो ये जो प्लेटलेट है इसको यहाँ जूम करो। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने इस प्लेटलेट को एक्टिव करा दिया। क्या करा दिया? एक्टिव कराया। तो भैया यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन साइकिल शुरू हो गई। प्रोस्टाग्लैंडिन साइकिल में ये कॉक्स और लॉक्स पाथवे शुरू हो गया। कॉक्स पाथवे में क्या हो गया? कॉक्स पाथवे से बन गया थ्रोम्बोक्सिन A2। क्या बन गया? थ्रोम्बोक्सिन A2 बन गया। अब जो थ्रोम्बोक्सिन A2 बना है, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 इस प्लेटलेट को फुल्ली एक्टिव बनाएगा। ये फॉर्मेशन, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 की फॉर्मेशन ये हो गई भैया अटैचमेंट। किसकी अटैचमेंट शुरू हो गई? तुम्हारे प्लेटलेट की अटैचमेंट शुरू हो गई एंडोथेलियम से। तो अब क्या होगा? तुम्हारा जो प्लेटलेट है वो उस डैमेज एंडोथेलियम पे जाकर अटैच हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो जो तुम्हारा प्लेटलेट है वो उठेगा यहाँ से और यहाँ के अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के अटैच हो जाएगा। हाँ, एक ही होगा। ठीक है, यहाँ का अटैच हो गया। अब जैसे प्लेटलेट यहाँ के अटैच हुआ, यहाँ पे एक्टिवेटेड प्लेटलेट ने दो चीज रिलीज करी। क्या चीज रिलीज? दो चीज रिलीज करी। इट इज एडीपी और साइक्लिक एएमपी। एडीपी और साइक्लिक एएमपी। अगर वो एडीपी रिलीज करता है, इसका मतलब वो चाहता है कि भैया ये कि और प्लेटलेट्स मेरे पास आए, यानी कि इट इज अट्रैक्टेड। एडीपी अगर रिलीज कर रहा है तो वो बना रहा है कि अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है और प्लेटलेट्स की तरफ। और ये एडीपी कहाँ ऐड करेगा? तो एक ब्लू कलर का आउटलेट दिख रहा है जो मैंने बनाया। ये ब्लू आउटलेट का नाम होता है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, जिस P2Y12 रिसेप्टर। P2Y12 रिसेप्टर जो कि इसको प्लेटलेट से अटैचमेंट कराएगा एक दूसरे से। तो भैया ये बन गए तुम्हारे ईटों की एक दीवार बन गई जिसमें सिर्फ ईंटें हैं। मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ ईंटें हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? एक थ्रोम्बस यानी कि एक प्रॉपर बन गया कि भैया ठीक है ईंटें तो लगा दिया अपन ने। क्या हुआ? यहाँ पे एडीपी रिलीज हुआ। एडीपी रिलीज होने से एडीपी ने कहाँ ऐड किया? P2Y12 पे। तो पास वाला किस काम का है? साइक्लिक एएमपी इज फॉर द इनिबिशन। वो काम नहीं करने देगा, वो तुमको आने नहीं देगा, एग्रीगेट नहीं होने देगा, सॉरी रिक्रूट नहीं होने देगा। एग्रीगेट नहीं बोला, रिक्रूट बोला है। रिक्रूट नहीं होने देगा मतलब ईटों को भी जमने नहीं देगा। ठीक है, किसको नहीं जमने देगा? ईटों को भी जमने नहीं देगा। ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी को कौन डीजनरेट करता है? इट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 एंजाइम। इट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 एंजाइम जो है उसको डीजनरेट करता है, साइक्लिक एएमपी को डीजनरेट करता है। ठीक है, डीजनरेट करता है साइक्लिक एएमपी को फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 एंजाइम। अब बात करते हैं जो रिक्रूटमेंट हुआ, जो ईंटें जम गई है, अब वहां पे सीमेंट भी लगानी पड़ेगी। दीवार बनानी तो प्रॉपर ही बनाएंगे ना। तुम्हें ब्लड रोकना है, तुम ब्लड रोक दोगे, लेकिन तुम्हें क्लॉटिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा ब्लड वापस बाहर ना निकले। ठीक है, तो भैया सीमेंट लगाने के लिए अपने को ये रही सीमेंट, दो प्लेटर के बीच में जो लगी है। सीमेंट का नाम क्या है? फिब्रिन। क्या नाम है सीमेंट का? फिब्रिन सीमेंट। फिब्रिन सीमेंट। ठीक है भैया, फिब्रिन आ गया। अब फिब्रिन क्या करेगा? एग्रीगेशन करेगा। फिब्रिन करेगा भैया थर्ड स्टेप विच इज एग्रीगेशन। फिब्रिन करेगा थर्ड स्टेप विच इज एग्रीगेशन। ठीक है, मैंने मान दिया। अब यहाँ पे जो फिब्रिन है, जो फिब्रिन थ्रेड है, ये कनेक्ट कहाँ से होती है? तो इट इज कनेक्टेड विद ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A। ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A, जिससे कनेक्ट होगी तुम्हारी फिब्रिन। एक दूसरे प्लेटलेट से फिब्रिन थ्रेड जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A से कनेक्ट होगी आपस में। ठीक है, तो ये एक जनरल ओवरव्यू है। सबसे पहले क्या हुआ? एंडोथेलियम डैमेज हुई। एंडोथेलियम डैमेज होने से वहां से वॉल विलिब्रेंट फैक्टर और दूसरे फैक्टर निकले जो उसने प्लेटलेट को एक्टिवेट करा। उसके प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे को उसने एक्टिवेट कर दिया। प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे एक्टिवेट हुआ, थ्रोम्बोक्सिन A2 का फॉर्मेशन हुआ। थ्रोम्बोक्सिन A2 ने प्लेटलेट को पूरा एक्टिव करके रिक्रूट करा दिया, मतलब उस जगह पे उसने अटैच करवा दिया किसको? तुम्हारे प्लेटलेट को।
वो अटैच हो गई है। अब वो अटैच होने के बाद में वहां पे उसने एडीपी रिलीज करा, जिस जो एडीपी ने कहाँ ऐड करा, एडीपी रिसेप्टर पे। एडीपी रिसेप्टर का नाम क्या है, P2Y12 रिसेप्टर, P2Y12 रिसेप्टर। अब ये P2Y12 रिसेप्टर पे एक्टिव हो गया। अब ये जाएगा और रिक्रूट हो जाएगा, तो ईटे जम गई। अब वहां पे चाहिए अपने को सीमेंट, तो अपन लगाएंगे फिब्रिन। फिब्रिन कहाँ से लगाएंगे, फिब्रिन लगाएंगे अपन ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A से अपन लगा देंगे फिब्रिन। ठीक है भैया, बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज एंटीप्लेटलेट ड्रग। एंटीप्लेटलेट ड्रग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ड्रग होती है, इसके सब टाइप्स को कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है, जो कि इस प्रोसेस को रोक देगा, तुम्हारे कॉक्स को ही रोक देगा, तो कुछ प्रोसेस ही नहीं होगी आगे की। ठीक है, तो इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। सेकंड इज एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर, तो भैया तुम्हारे यहाँ पे मतलब तुम्हारा अटैचमेंट तो हो गया है लेकिन रिक्रूट नहीं हो पाएगी। अटैचमेंट हो गया है लेकिन रिक्रूट नहीं हो पाएगी, मतलब एक प्लेटलेट लग गई है, दूसरी प्लेटलेट नहीं अटैच हो पाएगी उससे। ठीक है, तो एडीपी हो गया। थर्ड इज फॉस्फोडाइस्टरेज 3 इनहिबिटर। फॉस्फोडाइस्टरेज 3 इनहिबिटर क्या होता है, जब ज्यादा प्लेटलेट रिक्रूट हो जाती है, जब ज्यादा ईटे जम जाती है, तो जो प्लेटलेट है वो आपस में ही साइक्लिक एमपी रिलीज करवाते हैं, जो साइक्लिक एमपी रोक देता है कि भैया अब नहीं चाहिए हमको प्लेटलेट, अब हो गए प्लेटलेट, कब खत्म, पूरे हो गए। तो ये साइक्लिक एमपी को फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करता है, इनहिबिट करता है, रीजनरेट करता है। तो अगर तुम इसको क्या कर दोगे, अगर तुम इसको इनिवेट कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा साइक्लिक एमपी खत्म ही नहीं होगा। तो हमेशा मना ही करते रहोगे, तुम हमेशा मना ही करते रहोगे, तो उस कारण से तुम्हारा क्या होगा, जो प्लेटलेट है वो रिक्रूट नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, मान लिया, इससे भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कुछ कुछ। देन थर्ड इज ग्लाइकोप्रोटीन बी, 2B और 3 है इनिवेटर, जिसमें क्या होगा, फिब्रिन थ्रेड नहीं बन पाएगी, लास्ट वाली स्टेप फिब्रिन थ्रेड नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये भी मान लिया। इसमें फिफ्थ भी होता है विच इज न्यू ड्रग्स, इसमें फिफ्थ टाइप भी हो गया विच इज न्यू ड्रग, और इसमें दो ही है विच इज बोरक्सापेर है एक दो, और एक डाइजॉक्सीबेन है। तो न्यू ड्रग्स आ गई है। ठीक है, न्यू ड्रग्स ठीक है, अपन सब पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट वी टॉक अबाउट इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, इसमें सिर्फ एक ही ड्रग याद रखना विच इज एस्पिरिन। एस्पिरिन ड्रग है इसकी एक। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ड्रग ऑफ चॉइस है बहुत तरह की विच इज एम आई स्ट्रोक, ब्रूगर डिसीज। तुमको पता होना चाहिए ब्रूगर डिसीज क्या होती है। ब्रूगर डिसीज का मेन कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। ब्रूगर डिसीज का मेन कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। जब सिगरेट ज्यादा हो जाती है, इंसान के एक पैकेट पर डे, पैथोलॉजी में सीएसआर बता के रखा है कि भाई जब सिगरेट एक पैकेट से ज्यादा हो जाती है, देन इट लीड्स टू ब्रूगर डिसीज। इसमें जो आर्टरीज है वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और आर्टरीज का इन्फ्लेमेशन जो होता है वो क्लॉटिकेशन, इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन कॉज कराता है। जिसमें होता है, जिसमें आप जैसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करोगे तो आपके पैर दर्द करने लग जाते हैं, लोअर लिम्ब में सारी वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स जो होती है वो दिखने लग जाती है। ठीक है, तो एक वो वेरिकोस वेन का सिस्टम भी शो होने लगता है, वैसा होने लगता है, मैंने बोला वेरिकोस वेन होता है, वैसा वेरिकोस वेन सा होने लगता है। ठीक है, तो ब्रूगर डिसीज हो जाती है। अब इसके डोज की बात कर लेते हैं। तो ये तीन इसके क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, स्ट्रोक, एमआई एंड ब्रूगर डिसीज। ठीक है, बात करते हैं डोज की। अगर इसमें आता है एक्यूट एमआई में अपन सीधा सीधा फाइनल डोज देते हैं विच इज 325 mg, 325 mg, वो भी ओरल ड्रग देते हैं 325 mg की एक्यूट स्ट्रोक या एक्यूट एमआई में। ये इसका मैक्सिमम डोज है कि भाई एक इंसान को एक बार में इतना डोज दे ही सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेकेंड, इसका जो डोज आता है इट इज प्रोफाइल एक्सेस, कि भैया हम मेंटेनेंस के लिए जो देते हैं अपन, इट इज 70 mg या 75 mg ओरल। ठीक है, तो ये अपन मेंटेनेंस में देते हैं। बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो ये ब्लीडिंग टाइम बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ाएगा। क्यों ब्लीडिंग टाइम बढ़ा रहा है, इसमें एक मॉनिटरिंग की चीज होती है, जैसे कि एंटी प्लेटलेट ड्रग है, तो इसको मॉनिटर करने का सबसे बेस्ट तरीका है ब्लीडिंग टाइम। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट एंटी कोएगुलेंट, ये भैया तुम्हें फिब्रिन थ्रेड नहीं बनने देगी, क्या नहीं बनने देगी, फिब्रिन थ्रेड नहीं बनने देती, तो इसका मॉनिटर टाइम क्या है, क्लॉटिंग टाइम इसका मॉनिटर टाइम है। अब वो क्लॉटिंग टाइम भी अपन आगे पढ़ेंगे, दो टाइप के होंगे विच इज एपीटीटी और पीटी, दो टाइप के होते हैं ये भी, पीटी और एपीटीटी। पीटी इज प्रोथर्मोमेंट टाइम एंड एपीटीटी इज पार्शियल, नहीं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोपोइटिन टाइम कुछ था ऐसा। देन फिब्रोलाइटिक के लिए अपन क्या मॉनिटर करेंगे, इट इज डी डाइमर, इसको अपन करते हैं, वो डी डाइमर का था, मैं तुमको उसी बताऊंगा, डी डाइमर मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द, हाँ, इसका साइड इफेक्ट पे थे अपन। साइड इफेक्ट में ब्लीडिंग टाइम बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पेप्टिक अल्सर कॉज कराता है, क्या कॉज कराता है, पेप्टिक अल्सर कॉज कराता है। और सब जानते हैं पेप्टिक अल्सर का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, इट इज प्रोटॉन पंप इनिबिटर। अगर कोई पेशेंट प्रोटॉन पंप इनिबिटर से वो रजिस्ट है, तो क्या करेंगे, उसको उसको देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन विच इज मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल। पीपीआई और प्रोटॉन पंप इनिबिटर जो होते हैं उसमें ड्रग कौन सी होती है, तो द मेन ड्रग इज ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल। ठीक है, मैंने मान लिया, तुमने भी मान लिया, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं इसके तुम्हारी एस्पिरिन के। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एस्पिरिन आर रेनॉट डिसीज। रेनॉट डिसीज क्या होती है जिसमें तुम्हारा लीवर डैमेज हो जाता है। देखना ये जो होता है रेनॉट डिसीज ये वो नहीं है, इट इज रेस सिंड्रोम। इट इज व्हाट, इट इज जस्ट रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम। रेनॉट डिसीज की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, रेस सिंड्रोम से रिलेटेड है लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे रेस सिंड्रोम है जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है तुम्हारा, और एस्पिरिन जो है वो लीवर टॉक्सिक होता है, हिपेटोटॉक्सिक हो जाता है और ब्लीडिंग बढ़ा देगा। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर तुम्हारा पहली ब्लीडिंग टाइम बड़ा हुआ है, फॉर सपोज हीमोफीलिया है, उसमें एस्पिरिन गलती से भी नहीं दे सकते। ब्लीडिंग अगर तुम्हें ज्यादा हो रही है तो तुम उसमें एस्पिरिन नहीं दे सकते। फॉर सपोज किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, उसको उसको पहले ही ब्लीडिंग हो रही है, तुम उसको एस्पिरिन दे दोगे उस टाइम पे नहीं दे सकते। देन वी टॉक अबाउट द एडीपी। द एडीपी और इसीलिए इसीलिए जब कोई भी मेजर सर्जरीज होती है तो एस्पिरिन को 7 दिन पहले रोक देते हैं, याद रखना। स्टॉप एस्पिरिन 7 days बिफोर द मेजर सर्जरीज, 7 days बिफोर। Next, we talk about the ADP receptor blocker, which is a P2, which is P2 by 12 blocker. P2 by 12 blocker. दो टाइप के होते हैं, इट इज इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। दो टाइप के होते हैं, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो 3 ड्रग इसमें होती है, इट इज टीसीपी, इट इज टिक्लोपिडाइन, इट इज टिक्लोपिडाइन। सेकेंड इज क्लिप्डोग्रिल, क्लिप्डोग्रिल। एंड थर्ड इज प्रासोग्रिल, प्रासुग्रिल। ठीक है, इधर आ जाते हैं। इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल व्हाट, रिवर्सिबल P2 by 12 इनहिबिटर और एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर। तो टी रिवर्सिबल इज टी फॉर टिकाग्लेरॉर, टिक्का ग्रिलॉर, एंड सी इज फॉर कैनग्रेलॉर, कैनग्रेलॉर। अब इसमें आती है कि भैया जो ड्रग्स होती हैं वो आपस में कुछ इंटरेक्शन शो करती है। फॉर सपोज अगर मैं तुम्हें पर्पल से दिखाऊं, पर्पल कलर से देखना ध्यान से, जो ये 3 ड्रग्स हैं, ये 3 ड्रग्स, these drugs are contraindicated, these drugs are contraindicated in stroke। ये ड्रग जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्ट्रोक में ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये 2 ड्रग जो है, इसको दूसरे कलर से दिखा रहा, ये जो 2 ड्रग्स है तुम्हारी, ये वाली जो 2 ड्रग्स है, दे आर गिवन इन एमआई एंड स्ट्रोक। इसको सिर्फ अपन एमआई में दे सकते हैं, सिर्फ टिकाग्रेलॉर, कैमग्रेलॉर और प्रासोग्रेल। इनको अपन देंगे सिर्फ सिर्फ एमआई में, और बाकी जो 2 ड्रग है विच इज टिक्लोपिडिन और क्लिप्डोग्रिल, इसको अपन दे सकते हैं एमआई स्ट्रोक दोनों में। ठीक है, यूज की बात कर लेते हैं तो उन सारे ड्रग्स के जो ऑफिशियल यूज होता है, इट इज एड ऑन ड्रग। इसका कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है, दे आर जस्ट एड ऑन ड्रग, दे आर जस्ट एड ऑन ड्रग टू एस्पिरिन, एड ऑन ड्रग टू एस्पिरिन। एस्पिरिन की एड ऑन ड्रग होती है। ठीक है, बिकॉज इट शोज सिनर्जिज्म शो करती है। ठीक है, मैंने भी मान लिया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ स्पेशल ड्रग विच इज क्लिप्डोग्रिल, बिकॉज इट इज अ प्रो ड्रग एंड दिस ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2C19, CYP2C19 एंजाइम। CYP2C19 की एक खास बात है, बता रहा हूँ, ये इसको एक्टिव कर देती है, और इसकी एक खास बात है बिकॉज इट इज inhibited by omeprazole, it is inhibited by omeprazole। जो CYP2C19 है, it is inhibit CYP2C19। ओमिप्रेजोल क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, मैंने मान लिया। जो ओमिप्रेजोल है वो CYP2C19 को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो ये इंक्रीज कर देगा किसको, ये इंक्रीज करता है द चांसेस ऑफ, किसकी ड्रग है, क्रिप्टोग्रिल, एमआई और स्ट्रोक की। तो इंक्रीज द चांस ऑफ एमआई एंड स्ट्रोक। सो इसका एक वो आता है प्रिकॉशन की नेवर कंबाइन विद क्रिप्टोग्रिल। सो क्रिप्टोग्रिल इसको कि ओमेप्रेजोल को कभी क्रिप्टोग्रिल के साथ या क्लिप्टोग्रिल को कभी ओमेप्रेजोल के साथ कभी कंबाइन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट अबाउट द साइड इफेक्ट विच आर कॉमन फॉर ऑल के लिए जो साइड इफेक्ट आएंगे वो कौन से होंगे। सबसे पहला साइड इफेक्ट इज डायरिया हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज TTP। व्हाट इज TTP? थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, सिंपल। TTP is thrombocytic purpura। Okay, next we talk about the third type of drug जिसकी हम बात कर रहे थे, which is PDE3 inhibitor, phosphodiesterase 3 inhibitor। phosphodiesterase 3 का फंक्शन क्या था, ये तुम्हारे CAMP को खत्म कर रहा था या CAMP का डिजेनरेट कर रहा था। अब उसको नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो रिक्रूटमेंट को रोकने वाला था, रिक्रूटमेंट को इनहिबिट करने वाला था, वो और बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा रिक्रूटमेंट इनहिबिट होता रहेगा ताकि तुम्हारी जो प्लेटलेट्स है वो जम ही नहीं पाएगी, तो सीमेंट का काम ही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो प्रोसेस वहीं रुक जाएगी। तो ड्रग्स आर डीसीपी का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो डायपैरिडामोल, इट इज डायपैरिडामोल।
डाइपाइरिडामोल. C is for सिलोस्टाजोल बोलते हैं इसे, सिलोस्टाजोल. एंड P is for पेरिटॉक्सिलिन, पेरिटॉक्सफिलिन, पेरिटॉक्सफिलिन, ठीक है. पेरिटॉक्सफिलिन, सिलोस्टाजोल और डाइपाइरिडामोल. इसके यूजेस देख लेते हैं. तो यूज क्या भैया, सेम यूज है. एड ऑन ड्रग टू एस्पिरिन. एड ऑन ड्रग टू एस्पिरिन होता है बिकॉज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस एंटीप्लेटलेट इज ओनली एस्पिरिन. बाकी सब उसकी एड ऑन ही है, ठीक है, बाकी सब उसकी एड ऑन ड्रग ही है. बात करते हैं साइड इफेक्ट की. साइड इफेक्ट इज वेजोडाइलेशन. साइड इफेक्ट इज वेजोडाइलेशन इज साइड इफेक्ट, ठीक है. तो ये भैया क्या कॉज कराएंगे, हेडेक कॉज कराता है, ये हेडेक कॉज कराता है और हाइपोटेंशन कॉज कराएगा. ये दो उसके साइड इफेक्ट्स हो गए, हाइपोटेंशन एंड हेडेक. जो सिलोस्टाजोल है, सिलोस्टाजोल इज गिवन ओरल इन ब्रूगर डिसीज. ब्रूगर डिसीज किसमें बताई थी मैंने, सिगरेट स्मोकिंग बताई थी. एक पैकेट रोज का, काम मेरा रोज का, ठीक है. तो जो ब्रूगर डिसीज है वो इसमें मतलब जो सिलोस्टाजोल है वो देते हैं ब्रूगर डिसीज में. ब्रूगर डिसीज में देते हैं जिसमें क्या हो रहा था, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन को बताया, जैसे तुम भागोगे दौड़ोगे तुम्हारे पैर दुखेंगे. सिंपल, ये सिंपल भाषा में होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में पैर दुखते हैं. इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. और एक और बताया था मैंने इसमें कि इसमें वेरिकोज वेन जैसा होता है, दिखती है इसमें जो वेन, सुपरफिशियल वेन है वो प्रॉपर दिखने लग जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है. देन नेक्स्ट इज परटॉक्सीफाइलिन. परटॉक्सीफाइलिन इज आईवी ड्रग, जो कि तुम्हारी ये ओरल है, ये आईवी है फॉर ब्रूगर डिसीज इमरजेंसी. तो इमरजेंसी में देंगे फॉर ब्रूगर डिसीज. और ये क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है किसको, माइक्रो सर्कुलेशन को. तो अगर कहीं डिसीज से, ब्रूगर डिसीज से या कोई भी डिसीज से अगर तुम्हारी वेसल्स ब्लॉक हो जाती है और तुम्हें चाहिए कि नहीं अभी इमरजेंसी है, अभी चाहिए ब्लड, तो अपन ये दे सकते हैं विच इज परटॉक्सीफिलिन, जो कि तुम्हारे माइक्रो सर्कुलेशन को खोल देगी एक बार के लिए. इम्प्रूव माइक्रो सर्कुलेशन, जो छोटी छोटी कैपिलरीज है उसमें ब्लड पहुंचा देगी. माइक्रो सर्कुलेशन, तुम्हारा सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी. देन वी टॉक अबाउट द फोर्थ ड्रग. फोर्थ ड्रग इज द GP2B and 3A इनहिबिटर्स. ड्रग की बात करेंगे तो EAT, ईट इसका निमोनिक होता है. ड्रग इज फर्स्ट इप्टीफिबाटाइड. सेकेंड A is for एबेक्सीमैब इज फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. याद रखना, एबेक्सीमैब जिसके पीछे मैप लग जाए वो क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है. देन लास्ट इज टिरोफेनाबिन. टिरोफेनाबिन जो एपेक्टिसिफैब है, ये जो है वो पेप्टाइड है, ठीक है. ये तुम्हारी वही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बताई मैंने तुमको. और जो टिरोफेनाबिन है वो क्या है, नॉन पेप्टाइड ड्रग है, ठीक है. मैंने ये भी मान लिया नॉन पेप्टाइड ड्रग है, ये पेप्टाइड और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है. जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी वो रीनल सेफ होगी, तो भैया रीनल सेफ है. प्लस इसका जो टी हाफ होगा वो भी कम होगा, तो तुम बोलोगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो पढ़ी नहीं, तो तुम वो पढ़ोगे मिसलेनियस टॉपिक में, जो सबसे लास्ट यूनिट है तुम्हारे फार्मा की. मिसलेनियस टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसमें हम पढ़ेंगे विच इज द लास्ट टॉपिक. और उतना है कोई हाइप भी नहीं है उसकी, ठीक है. तो जो टी हाफ है इसका वो कितना है, 30 मिनट्स, बहुत कम टी हाफ है इसका. और ये एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग होती है, इम्यून सप्रेसिव ड्रग, ठीक है. ये हो गई. जो लास्ट टिरोफेनाबिन है ये आईवी यूज में आती है, ठीक है. सो इसको कब देते हैं, याद रखना. इसमें एक खास बात होती है, इट गिवन ड्यूरिंग स्टंट रिप्लेसमेंट. स्टंट प्लेसमेंट में आगे बहुत सारे ड्रग देखेंगे अपन जो एंटीकोएगुलेंट्स है, ठीक है. उसमें अपन हेपारिन देखेंगे, वो स्टंट रिप्लेसमेंट देते ही देते हैं, ठीक है. तो ये ड्रग इतनी खास नहीं, लेकिन हाँ देते हैं स्टंट प्लेसमेंट में. एक नहीं मतलब एक और आएगी आगे. 2 ही ड्रग ऐसी है जो अपन देते हैं स्टंट रिप्लेसमेंट में, विच इज एंटी प्लेटलेट. इंपॉर्टेंट है एंटी प्लेटलेट बोलना, ठीक है. नेक्स्ट इज न्यू ड्रग. 2 नई ड्रग आई है विच इज वेरोपैक्सर इज PAR एंटागोनिस्ट. PAR क्या होता है, PAR इज प्रोटीएज एक्टिवेटिंग रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. प्रोटीएज एक्टिवेटिंग रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, PAR1, ठीक है. और जो डाइजॉक्सीबेन इज थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिटर, ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ मिसलेनियस टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर विच इज प्रोप्लेटलेट ड्रग. प्रोप्लेटलेट ड्रग की अगर मैं बात भी कर लूं तो सुन लो, जो प्रोप्लेटलेट ड्रग है वो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, ठीक है. तो दीज आर यूज इन ट्रू कंडीशन विच इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. किसमें होता था, डेंगू में होता था.
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया में भी होता है। पेनसाइटोपिनिया किसका सिम्टम है? अपने एप्लास्टिक एनीमिया का। ठीक है, पेनसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसका है? तुम्हारा डेंगू का। ठीक है, होता क्या है, नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशंस में तुम्हारे लीवर से थ्रोम्बोप्रोटीन निकलता है जो कि जाता है बोन मैरो में। बोन मैरो में है मेगाकैरियोसाइट जो कि थ्रोम्बोप्रोटीन को देख के क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन दिखाता है। माइटोटिक डिवीजन शो करके वो प्लेटलेट बनाता है। क्या बनाता है? प्लेटलेट बनाता है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए ड्रग्स आती है अपने पास, जो कि 3 ड्रग विच इज रियो। फर्स्ट इज रोमीप्लास्टिन। इट इज रोमीप्लास्टिन। E is for eltromevopag, and last is simple drug which is oprelclavin. ओप्रिलक्लेविन। ठीक है, जो रोमीप्लास्टिन है, रोमीप्लास्टिन ड्रग्स इज रिकॉम्बिनेंट थ्रोम्बोपोएटिन। इट इज रिकॉम्बिनेंट थ्रोम्बोपोएटिन। जो कि किसका ट्रीटमेंट है? तो वो ट्रीटमेंट है तुम्हारे थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा का। किसका ट्रीटमेंट है? थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा का ट्रीटमेंट है। तो अपन इसको टीपी भी लिख सकते हैं या फिर आईटीपी भी लिख सकते हैं। आईटीपी इज आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट थ्रोम्बोपोएटिन बनाता है कौन? अपना रोमीप्लास्टिन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेवोपैग। इलेक्ट्रोमेवोपैग जो होती है वो थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इट इज थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। which is a oral drug used for idiopathic thrombocytic purpura। ठीक है, ये ओरल ड्रग है, ये आईवी है। लेट्स वाई 2 लिखी वहां पर। देन लास्ट इज ओप्रिलक्लेविन इज रिकॉम्बिनेंट इंटरल्यूकिन 11। ओ ये कहानी तो मैंने बताई नहीं तुमको। जो थ्रोम्बोपोएटिन है, तुमने कुछ इन्फेक्शन देखे होंगे जिसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। तो वो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन किस से क्या हो रहा है? उससे आता है इंटरल्यूकिन 11। क्या आता है? उससे आता है इंटरल्यूकिन 11। जो इंटरल्यूकिन 11 जो होता है वो प्लेटलेट काउंट को बढ़ा देता है थ्रोम्बोपोएटिन के साथ मिलके। इस कारण से कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट अपनी लेवल से हाई हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये उसको बढ़ा देता है। जो तुम्हारे ओप्रिलक्लेविन है, ये इंटरल्यूकिन 11 को बढ़ा देता है। तो एक इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है जो इन्फ्लेमेशन कॉज कराती है। ठीक है, सो इट इज अ रिकॉम्बिनेंट इंटरल्यूकिन 11। रिकॉम्बिनेंट मतलब इसको खुद ने बनाया है, अपन सबने बनाया मिलकर, मतलब सिंथेटिक है। ठीक है, तो ये आईवी होता है। फिर तो इतना खतरनाक होगा तो आईवी होगा। और इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल इंड्यूस या ड्रग इंड्यूस्ड। इट इज ड्रग इंड्यूस और केमिकल इंड्यूस। इट इज ड्रग इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा। सिंपल, ड्रग इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा देंगे सब। थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा में डिपेंड ये करता है, अगर सिर्फ आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा है, इमरजेंसी है, तो आईवी पकड़ा देंगे विच इज फर्स्ट ड्रग रोमीप्लास्टिन। अगर दिक्कत नॉर्मल है तो अपन ओरल ड्रग दे देंगे, और अगर ड्रग इंड्यूस है तो लास्ट दे देंगे विच इज ओपरक्लेविन। ठीक है, सो थैंक यू, धन्यवाद आपका। आप यहाँ तक आए, अपने शुरुआत करी हेमेटोलॉजी की। आशा करते हैं आप पूरा लेक्चर देखेंगे और हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।